हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के लास्ट टॉपिक जो बचे हुए हैं उनको पढ़ेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो हमारा लास्ट टॉपिक बचा था जो है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रेंसिडिटी, कोरेजन, या 4 टॉपिक हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से रेडॉक्स रिएक्शन को कंसल्ट करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन, तो एक बार फिर से हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमने रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा था कि ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। सपोज CuO plus H2, it gives Cu plus H2O। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, CuO से Cu बन रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। और H2 से H2O बन रहा है, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हम लोगों ने पढ़ा था द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो H2 में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और CuO से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे इस H2 का H2O में कन्वर्ट होना ऑक्सीडेशन कहलाएगा और CuO का Cu में कन्वर्ट होना रिडक्शन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडेशन, H2 का ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है? तो H2 का ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है? CuO। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और H2O में ऑक्सीजन ऐड, इसका H2O CuO का रिडक्शन करा रहा है, तो कौन करा रहा है? ये H2। तो ये हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी भी रिएक्शन में जिस रिएक्शन का ऑक्सीडेशन होता है वो होती है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिस रिएक्शन का जिस भी एलिमेंट या कंपाउंड का रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे CuO का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान रखना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? ये बात दिमाग में कॉन्सेप्ट में बना के रखना, कंफ्यूजन बहुत होता है और एग्जाम में से पूछा भी जाता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कोरेजन। The loss of shine or luster of any metals is called corrosion। अगर हम किसी मेटल की ओरिजिनल जो रियल उसकी साइन है, चमक है, वो अगर खो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि मेटल हमारा कोर्ड हो गया है, कोरेजन उसमें फॉर्म हो गया है। ठीक है? तो सबसे पहले इसका एग्जांपल लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। द लॉस ऑफ shine or luster of any metal is called corrosion। एग्जाम्पल,
ब्लैकनेस ऑफ सिल्वर, दूसरा ग्रीनीनेस ऑफ कॉपर, तीसरा रस्टिंग ऑफ आयरन। आप लोगों ने देखा होगा कि घर में जो ऑर्नामेंट्स होते हैं सिल्वर के, ऑर्नामेंट्स कुछ समय के बाद ब्लैक हो जाते हैं। तो अगर सिल्वर का कलर चेंज हो रहा है, उसकी ओरिजिनल साइन चेंज हो रही है, तो उसको हम किसमें कंसर्न करेंगे? कोरेजन में। तो ब्लैकनेस ऑफ सिल्वर इज कॉल्ड कोरेजन। ग्रीननेस ऑफ कॉपर, कॉपर के बर्तन जो होते हैं कुछ समय के बाद क्या होता है, एटमॉस्फेरिक गैसों से या मॉइस्चर से रिएक्शन करके उनका कलर चेंज हो जाता है, वो हरे हो जाते हैं। तो इसको भी हम किसमें कंसर्न करेंगे? कोरेजन में। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा है कि लोहे में जंग लग जाना, ये आम बात है, सभी लोगों ने देखा होगा कि लोहे में जंग लग जाता है, और ये पानी पड़ने की वजह से या मॉइस्चर होने की वजह से लोहे में ऐसा होता है। तो उसको हम किसमें कंसर्न करते हैं? कोरेजन में। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। ब्लैकनेस ऑफ सिल्वर, सिल्वर जब एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करती है तो ये सिल्वर सल्फाइड बना देती है, और हाइड्रोजन प्लस ये व्हाइट होता है और ये ब्लैक कलर का होता है। तो सिल्वर जब एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्ट करती है तो सिल्वर सल्फाइड बना देता है, जो ब्लैक हो जाता है, इसीलिए सिल्वर आपका ब्लैक हो जाता है। दूसरा हम बात करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन की। 4Fe plus 6H2O, 2Fe2O3 plus 6H2। ये आयरन ऑक्साइड फर्दर X मॉलिक्यूल ऑफ H2O से रिएक्शन करके ये क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो ये जो आपका फॉर्मूला है वो किस चीज का है? रस्टिंग ऑफ आयरन। याद रहेगा बच्चों? तो ब्लैकनेस ऑफ सिल्वर और रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या हो रहा है ये आपके सामने प्रेजेंट है, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग कोरेजन से कैसे जो है मेटल्स को, धातुओं को बचाया जा सकता है। कोरेजन से मेटल्स को बचाने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे हम कोरेजन को डायरेक्ट हम एटमॉस्फेरिक एयर में कांटेक्ट में ना आने दें। ठीक है, जब डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में नहीं आने देंगे तो मॉइस्चर भी नहीं लगेगा, और क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगी, और क्या कहते हैं कि इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होंगे और मेटल में कोरेजन नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग अब ये पढ़ेंगे कि कोरेजन से हम किस तरह से बचाव कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े ब्रिज हैं, लोहे के बनते हैं, शिप होते हैं, इनसे क्या अगर कोरेजन की वजह से बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिससे आदमियों की जान भी जा सकती है। अगर ब्रिज टूट गया, कोरेजन फॉर्म हो गया, तो धीरे धीरे क्या होता है, लोहा कमजोर होने लगता है, आयरन कमजोर होने लगता है, और आयरन कमजोर होने की वजह से ब्रिज टूट सकता है। और ये जब टूट जाएगा तो क्या होगा कि जो इसमें लागत लगी है करोड़ों रुपए की, वो क्या होगा, वो नुकसान होगा, फाइनेंशियली लॉस होगा, प्लस ह्यूमन जो आदमी लोग वहाँ जा रहे होंगे उस ब्रिज में, उस समय अगर एक्सीडेंट हो गया तो कितने लोगों की जान जा सकती है। तो कोरेजन बहुत हानिकारक है और इससे हमको बचाव बहुत जरूरी है। तो कोरेजन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए
प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन। नंबर 1, अब हम क्या करें कि अगर मेटल के ऊपर कोई ऐसी लेयर कर दें, कोई पॉलिश कर दें या कोई पेंट कर दें, तो क्या होगा कि मेटल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा एयर के और उसमें कोरोजन फॉर्म नहीं करेगा। बाय प्लास्टिक पेंट ओवर द मेटल। दूसरा, बाय ग्रीसिंग ओवर द मेटल। तीसरा, बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं कि लेस रिएक्टिव मेटल की एक कोटिंग कर देते हैं मेटल के चारों तरफ, जिससे जो रिएक्टिव मेटल है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है एयर के और उसमें कोरोजन फॉर्म नहीं होती है। बाय यूजिंग एलॉय in spite of प्योर मेटल की बजाय हम लोग मेटल का मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं कोरोजन न फॉर्म। तो ये 4 पॉइंट है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि कोरोजन से बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अब कोरोजन आपका टॉपिक खत्म हो गया, लास्ट टॉपिक बचा है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता हम लोग देखते होंगे गर्मियों में जब हम लोग भोजन रखते हैं घर में, तो ज़्यादा देर तक वो भोजन स्टेबल नहीं रहता है, उसमें अजीब सी स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। ऐसा कारण क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है कि जो खाने वाली चीज़ों में या फूड आर्टिकल्स में जो फैट कंटेंट्स होता है, वो फैट क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक गैसों से ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक गैसेस से ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने की वजह से उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं रैंसिडिटी। ठीक है, तो रैंसिडिटी की डिफिनेशन लिखिए। The food item fat containing food item get spoiled due to oxidized from atmospheric gases in which the taste and smell of food get changed लंबे समय तक
लंबे समय तक फूड आइटम्स को हम जब रखते हैं तो एटमॉस्फेरिक गैसों से ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होने की वजह से उसकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। अब रैंसिडिटी को हम से कैसे बचा जा सकता है? तो रैंसिडिटी से खाने को खराब होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करें कि रैंसिडिटी जो होती है ऑक्सीडेशन के कारण होती है। अगर हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हम रोक दें, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को अगर रोक देंगे तो रैंसिडिटी नहीं होगा, हमारे फूड आइटम्स जो है खराब नहीं होंगे। तो क्या करें कि हम उनको एयर टाइट कंटेनर में रखें, ठीक है, पहली बात। फिर उसके बाद क्या होता है, कई सारे वो आते हैं उसको क्या बोलते हैं, एसिड्स वगैरह, साल्ट होता है, संक्षारक बोलते हैं संरक्षण करने के लिए, प्रिजर्वेटिव, यस, प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं तो प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं, फूड आर्टिकल को सेव करते हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन फ्रॉम रैंसिडिटी, सबसे पहले बाय यूजिंग एयर टाइट कंटेनर। सेकेंड नंबर है बाय यूजिंग प्रिजर्वेटिव लाइक सॉल्ट। सॉल्ट आपका प्रिजर्वेटिव होता है, शुगर भी प्रिजर्वेटिव होता है, और सोडियम बेंजोएट, विनेगर, एक्सेट्रा। विनेगर जो है सिरका इसे बोलते हैं, विनेगर भी आपका क्या होता है, प्रिजर्वेटिव होता है। तो यहाँ से आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। आई होप ये सारी चीज़ें या इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका लेक्चर मैं फिर से आपको बना के भेज दूंगा। हैव अ गुड डे।